एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। और आप पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है जनवरी में, उसके मैथ के सिलेबस को। मैथ के सिलेबस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था और नंबर सिस्टम के बाद में मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहे थे। मॉडल पेपर सॉल्विंग में कुछ क्वेश्चंस 2 वीडियो में कंप्लीट हो गए थे और आज 10 क्वेश्चन और हैं मॉडल पेपर से ही, क्योंकि आपका जो मैथ का पार्ट है या फिर हिंदी का हो, जीके का हो, रीजनिंग को, सभी के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो मैथ के भी 20 प्रश्न ही आने वाले हैं। तो उसका पैटर्न आप लोगों के सामने इस मॉडल पेपर से क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इस एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में। तो चलिए आज फिर से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। जितने भी मैथ में टॉपिक दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक के क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। इससे ये आइडिया लग जाता है मॉडल पेपर से कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, किस चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। तो चलिए आज के अपनी इस मॉडल पेपर में 10 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो पेपर है उससे क्वेश्चन हमने 10 लिए हुए हैं। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। और इससे पहले अगर आपको और भी मॉडल पेपर देखने हैं तो इससे पहले हमने 2 और वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जाके आप उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। तो चलिएगा आज के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 73 नंबर है। ए, बी तथा सी की मासिक आयों का औसत 40,000 रुपए है। क्या कहा गया है? 173 नंबर क्वेश्चन है, उसी को हम नोट करे दे रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। ए, बी, सी की औसत जो आय है, औसत आय है उस कितनी रुपए है? 40,000 रुपए दी हुई है। ठीक है, कितनी रुपए दी हुई है? 40,000 रुपए है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है बी, सी तथा डी की मासिक आयों का औसत जो है, फिर किसका दिया गया है? बी, सी, डी की मासिक औसत जो आय है वो कितनी दी गई है? 50,000 रुपए है। ठीक है, बहुत ही आराम से आप समझिएगा। और डी की जो आय दी गई है, यहां पे डी भी दिया हुआ है, डी की आय जो है वो 60,000 रुपए आपको दे दी गई है। तो आपसे पूछा है कि ए की आय, मासिक आय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये औसत का प्रश्न है, औसत यानी कि एवरेज का। और एवरेज जो चैप्टर है वो हमने किसी अन्य एग्जाम के लिए इसमें पढ़ाया हुआ है अपने इस चैनल पे। तो वहाँ उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से था और यहाँ पे भी हम इसके बाद में औसत को स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो देखिएगा, ये औसत का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ ए, बी, सी की औसत जो आय है वो 40,000 रुपए, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। उनकी औसत आयु तीन लोगों की है, ए, बी, सी। अगर इनकी हम औसत आयु की बात करें तो हमें 40,000 रुपए दिया गया। बी, सी, डी की बात करें तो हमें 50,000 रुपए दिया गया। और यहां पे एक चीज और दी गई है कि डी की जो आय है वो 60,000 रुपए है और ए की आय पूछ ली गई है। अब आप एक चीज समझिए कि औसत का फार्मूला क्या होता है? सभी का योग, जितनी भी संख्याएं हैं और उनकी गिनती। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, यानी कि n लिख देते। तो अगर हम योग ज्ञात करें तो 3 व्यक्ति हैं, अगर तीनों का ए, बी, सी तीनों का योग निकालें तो 40 में हम 3 का गुणा कर दें, तीनों का योग आ जाएगा। ठीक है, हम 40 में 3 का गुणा करते हैं तो 12,000 जो रुपए है वो क्या आ गया? तीनों का योग आ गया। इसी प्रकार से यहां बी, सी, डी का औसत आय दी गई है। हम योग की बात करेंगे, ये क्या आ रहा है? योग आ रहा है तीनों का। तीनों की आय अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल रही है। यहां पे बी, सी, डी की अगर 3 से गुणा कर दें, तीन ही व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, यानी कि अगर हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो योग मिलेगा। ये हमें कितना मिल रहा है? 1.5 लाख रुपए। ठीक, मिल गया। अब अगर हम इसकी बात करें, डी की आय कितनी है? 60,000 रुपए। और इस वाले की बात करें तो इसमें बी, सी, डी तीनों को जोड़ दें तो 1.5 लाख रुपए है। अगर हम डी को इस वाले से घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बी प्लस सी। डी को घटाना है तो 1.5 लाख में से आप 60,000 डी का घटाएंगे
तो आपको मिलेगा 90,000 रुपए। ठीक है, कितने रुपए मिल गए? 90,000 रुपए। यानी कि बी और सी दोनों की आय कितनी है? 90,000 रुपए। अब हमें पूछा क्या गया है? एक ही पूछी गई। अब हम आ जाते हैं ऊपर वाले में। इसमें देखें बी और सी का कितना है? 90 है। बी और सी, ए बी सी तीनों को मिला दें तो 1,20,000 है। तो ए की कितनी बचेगी कि 1,20,000 में से आप कितना घटा दो? बी और सी को घटा दीजिए। कितना घटा दें? 90,000 को घटाएंगे तो यहां से आपको कितना मिलेगा? 30,000 रुपए। कितना मिल जाएगा? 30,000 रुपए। और यही आपसे पूछा गया है कि ए की आय कितनी है, तो ए की जो आय है वो आपको मिल जाएगी 30,000 रुपए। ठीक है, यहां पे डी की दिए, डी की पुट करिए, बीसी की मिल जाएगी, बीसी से घटाइए, अपने आप यहां पे ए आ जाएगा। आप इसे मौखिक तौर पे भी कर सकते हैं। देखिएगा 3 का 1.5 लाख, 90 घटाया कितना बचा? 60 घटाया 90 बचा। अब टोटल 1,20,000 था तीनों का, 1,20,000, यहां पे एक जीरो और लगेगा। उसमें से अगर हम घटा दें 90,000 तो हमें ए का मिल जाएगा, और ए का कितना रुपया होगा? 30,000 रुपए। तो औसत का आपको फार्मूला पता है कि औसत बराबर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका योग बटे उनकी गिनती हमें करनी है। 10 है तो 10 लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है। यह औसत का सवाल था, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 174 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन है और किस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% की कमी की गई है। यानी कि कोई वस्तु विक्रय मूल्य 25% की कमी कर दी गई है, परिणाम स्वरूप इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। इसके प्रभाव से बिक्री से होने वाली पहली दैनिक आय की तुलना में वर्तमान दैनिक आय कितनी होगी, ये कहा गया है। ठीक है, तो 25% की जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि पहले उस पे कमी की बात की जाए, फिर वृद्धि की बात की जाए, या पहले वृद्धि की बात की जाए और बाद में कमी की बात की जाए, और आपसे अंतिम रिजल्ट पूछा जाए कि उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी, तो कैसे करेंगे इसको? देखिएगा सबसे पहले दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो 25% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? 25% की कमी हो रही सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में क्या हो रहा है? परिणाम स्वरूप इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि कर दी जाए। अब कितनी वृद्धि कर दी जाए? 30% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, ये दो बातें कही गई, और लास्ट में पूछा गया है कि उसकी वर्तमान दैनिक आय कितनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी। बस दो ही चीजें आपको दी गई, पहले आपकी कमी की गई है और बाद में वृद्धि की गई है। अगर हम कमी की बात करें तो इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -25, और इसे अगर है तो वृद्धि हमेशा पॉजिटिव होती है और कमी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो समतुल्य आपको पता करना है इन दोनों प्रतिक्रियाओं के बीच में कि लाभ होगा या हानि होगी, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो ऐसे सवालों में हम सीधा निकालते हैं कैपिटल आर कि क्या उसमें उनके प्रतिशत में वृद्धि रही होगी या कमी रही होगी। तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। इसे अगर हम R1 मान लें, इसे R2 मान लें, आप जिसको भी चाहें R1 R2 मान सकते हैं। R1 का मान कितना है? -25 है। R2 कितना है? 30 है। प्लस R1 कितना है? -25 है, और R2 कितना है? 30 है, और बटे कितना होगा? 100। इसमें माइनस करें, 25 को 30 से घटाए तो 5 बचेगा। यहां पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। ये बचेगा 30/4। अगर इससे इसको भाग दें तो 7.5 आएगा। ठीक है, 15 और 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। बचेगा कितना? 5 - 7.5। अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा, घटाएंगे, ये संख्या आएगी माइनस का 2.5%। कितना ही आएगा? 2.5%। और अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5% की कमी आएगी
यही तो आएगा, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो क्या आ जाएगा -2.5% की कमी आ जाएगी। अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो इसका जो ऑप्शन है 2.5% कम, यानी कि डी ऑप्शन सही आपको मिलेगा। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में वृद्धि की बात की जाए, क्वेश्चन में कमी की बात की जाए, तो आपको इसी फार्मूले पे आना है। ये जो फार्मूला है वो समतुल्य दर का फार्मूला होता है। समतुल्य दर यानी कि एक बीच की दर का पता लगाना कि क्या वर्क करेगी दो दरों के बाद में। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। यही इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। आपको जरा सा थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है, ठीक है। यह था आपका बट्टा से संबंधित, इसको कह सकते हैं डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, वो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। प्रतिशतता का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 175 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में किसी विषय के प्रथम 180 अंकों वाले प्रश्न पत्र में एक विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए। यानी कि एक विषय है, ये सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, कितने का था? 180 अंक था, 180 अंक का था। और किसी बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 30 अंक प्राप्त किए, ठीक है। उस विषय के दूसरे 125%, यानी कि सब्जेक्ट वही है और उसका सेकंड पेपर है, और वो कितने नंबर का है? 150 अंक का है, ठीक है। वह कितने अंक प्राप्त करे ताकि उस विषय में उसके प्राप्तांक 50% हो जाए? यानी कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के, पेपर फर्स्ट और सेकंड को मिला के ओवरऑल उसके 50% अंक आ जाएं। तो यहां पे बताना है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। आपसे पूछा गया सवाल को बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझना होगा कि एक बच्चा है, वो एक विषय में एक विषय है, उसके दो पेपर हैं। पहले पेपर में उसका पूर्णांक जो है वो 180 अंक का है और उसने 30% अंक प्राप्त किए। का मतलब है कि 30% अगर हम 180 का कर देते हैं तो कितना आएगा, उसको अंक कितने मिलेंगे? तो 18 तिया 54 अंक। समझ गए आप कि एक बच्चे का एक विषय में के पहले पेपर में 180 अंक का पूर्णांक है और उसको 30% अंक मिले, का मतलब है उसने 54 अंक प्राप्त किए 180 में। अब यह कहा गया है कि जब दूसरा पेपर होता है जिसका पूर्णांक 150 अंक का है, उसमें उसने कितने अंक प्राप्त किए कि पहले और दूसरे दोनों पेपर को मिला के 50% हो जाने चाहिए। अब हमें यह तो पता हो गया है कि पहला पूर्णांक 180 अंक का था, दूसरा पूर्णांक 150 अंक का था। अगर हम दोनों पूर्णांक मिला दें तो कितने अंक का हो जाएगा? 30। तो 330 अंक का एक पूर्णांक हो जाएगा दोनों पेपरों का, फर्स्ट और सेकंड। देखिएगा दोनों हमने जोड़ लिए। अब इस 330 में उसको 50% मिले होंगे, वही तो कह रहा 50% से पास हुआ, 50% से। तो 330 में हम इसका 50% अगर कर दें तो आप देखेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 या 15, 5 या 15, 1 16। उसे टोटल कितने अंक मिले होंगे बताइएगा? 165 अंक उसने प्राप्त किए हैं पहले और दूसरे दोनों पेपर में। अगर हम यहां पे देखें तो पहले पेपर में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 54। हम 165 में से 54 घटाएंगे तो घटाइएगा 165 में से 54, तो उसको अंक कितने मिल जाएंगे? घटाइएगा 111 अंक। यानी कि सेकंड पेपर में उसने 150 में 111 अंक प्राप्त किए। आप घटा के देख सकते हैं, 165 में से 54 घटाएंगे तो 111 अंक। उसको कितने अंक प्राप्त हुए? 111 अंक। और आपसे पूछा क्या गया है, जरा क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है
उस विषय के दूसरे 150 अंकों वाले प्रश्न पत्र में वह कितने अंक प्राप्त करे ताकि उस विषय में उसके प्राप्तांक 50% हो जाए। तो उसको कितने अंक चाहिए? 111 अंक चाहिए। तो कितना आंसर होना चाहिए? 111। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन 70% दिया हुआ है, 74, 76 और 80% दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया? प्रतिशत पूछा गया। तो हम प्रतिशत निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? 111 गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे और 150 करेंगे। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचा यहां 222 और बचा 3। काटिएगा, 3 सते 21, कितना बचा? 1, 3 चौको 12। तो कितने परसेंट? 74% अंक उसने सेकंड पेपर में प्राप्त किए थे। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आप मैच करेंगे तो देखिएगा इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि दिशा भी आपकी बहुत नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर को समझ पाएंगे कि वो कह क्या रहा है और हमें किस प्रकार से चलना है। आप आंसर निकाल सकते हैं, समय लगेगा आपको करने में, आप दिशा भी भटक सकते हैं। तो आपको बेहतर तरीके से समझना है कि हमें किस प्रकार का प्लेटफॉर्म पकड़ना है, कैसे हमें क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, वो आपको हम अपने इस सवाल के माध्यम से बता पा रहे हैं। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप किस प्रकार से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, बहुत अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। देखिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 176 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 176 जो क्वेश्चन है वो भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। 176, मान लीजिए जब पानी बर्फ के रूप में जमता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि होती है। जब बर्फ पिघलकर पानी के रूप में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये कहा गया है। यानी कि मेरे पास एक गिलास पानी है और उसे हमें बर्फ के रूप में जमाना है तो उसका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही वॉल्यूम में? 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो वृद्धि। और जब हम बर्फ को पिघला के पानी के रूप में आएंगे तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होनी, यह पूछा गया है। अब जब वृद्धि हो रही किसी भी वस्तु को हम 100% मानेंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। अगर हम 100 का 10% करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 110%। अब ये हमें बर्फ के रूप में मिल गया, ये पानी के रूप में था। ठीक है, अब हम बर्फ के रूप में पहुंच गए कि 110% की वृद्धि होगी। 100 था, 10% की वृद्धि 110%, 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा, 30% की वृद्धि होगी तो 130 हो जाएगा। अब पूछा गया कितने परसेंट की कमी होगी। अगर हम यहां से देखें तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की, 10% की कमी आ रही है। लेकिन अब हमें देखना कहां है? अब हम यहां नहीं है, अब हम कहां पहुंच गए? हमने बर्फ बना ली है, बर्फ बना ली। तो हमें देखना है वॉल्यूम हमें यहां से रिवर्स में पानी तक आने में कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो हम अगर 110 से देखें तो हमें कितना? 10% की कमी। तो क्या करेंगे यहां पे? 10% कमी कितने में? जब हम बर्फ के रूप में हैं, और प्रतिशत करने के लिए हम क्या लगाते हैं? 100। तो 0 से 0 कितना आया? 100। 100 बटे कितना हुआ? 11। 11 ने 99, 9 सही 1/11%। कितना मिलेगा? 9 सही 1/11%। तो यहां पे जो कमी आएगी वो 9 पॉइंट समथिंग की आएगी, जबकि वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 10% की हो रही है। यानी कि पूरा का पूरा 10% की वृद्धि और 10% की कमी नहीं आएगी। तो इसका कितना आएगा? 9 सही 1/11। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है 177, देखते हैं इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 177 है वो दिया हुआ है आपका प्रतिशतता से, सॉरी प्रतिशतता नहीं, अनुपात और समानुपात रेशियो से दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन को, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो 5A अनुपात 3C बराबर होगा। यहां पे आपको दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 और यहां पे 5A इज इक्वल टू 3C किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप यहां पे देखेंगे कि A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, तो यहां B 2 बार दिया हुआ है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि B का मान 3 होगा या B का मान 4 होगा। तो जब भी इस प्रकार का होगा तो इसे हम क्या करेंगे, एक साथ करने का प्रयास करेंगे कि हमें A अनुपात B अनुपात C पता चल जाए, तो तीनों की एक क्लियर हमें जो संख्या है, नंबर है, वो पता चल जाए। तो वो कैसे हम करेंगे, रेशियो को कुछ इस प्रकार से A अनुपात B अनुपात C, ये एक ट्रिक है, आप इसको समझिएगा। 2:3 और 4:5 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए A अनुपात B 2:3 दिया गया, B अनुपात C 4:5। अब हम इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 5 × 15। इसका इसके साथ गुणा करके यहां लिखेंगे 4 दूनी 8 और सामने वाले का सामने के साथ गुणा करके कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि A कितना है, 8 है, B कितना है, 12 है और C कितना है, 15 है। वो किसमें, अनुपात में। इन सारी संख्याओं को हम यहां पे रखेंगे। तो 5A दिया हुआ है तो 5A इज इक्वल टू 3C दिया हुआ है। तो 5A की वैल्यू कितनी है, 8 बराबर 3C कितना है, 15। तो काटिएगा 5 तिया 15, यहां से क्या मिल जाएगा, 8 बराबर 9। इसे लिख सकते हैं 8:9। इसका एक तरीका और है, अगर ऐसे भी आप समझना चाहें या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 5A इज इक्वल टू 3C दिया हुआ है तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 3C/5। तो A/C इज इक्वल टू होगा 3/5। ठीक है, यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहां से ऑप्शन आपको मिल रहा है 8:9। आप 8:9 को कुछ इस प्रकार से यहां पे अगर आप लिखना चाहें, जैसे C की वैल्यू आप लिख देते हैं, नहीं, आप यहीं से इसको समझिएगा। इसी प्रकार से बराबर में दिया हुआ है, सॉरी बराबर नहीं, यहां पे दिया हुआ है, इस चीज को यहां पे इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा, इक्वल में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां रेशियो में ही दिया हुआ है, इसको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5A अनुपात 3C पूछा गया था, इक्वल नहीं दिया होता। अगर इक्वल दिया होता तो कुछ इस प्रकार से हम यहां सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये इक्वल नहीं, रेशियो में ही दिया हुआ था। तो आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको आंसर यहां पे काटने से मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका A ऑप्शन सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देखिएगा। 178 है और वो भी आपका अनुपात से क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात से भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 177 है और 178 भी क्वेश्चन आपका अनुपात से दिया हुआ है। इसका मतलब है अनुपात से अभी तक दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यानी कि दो संख्याएं A अनुपात B मान ली हमने, वो कितनी है, 5:8। ठीक है, फिर कहा गया है तथा उनका अंतर 69 हो तो छोटी संख्या बतानी है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 69 है, तो छोटी संख्या आपको बतानी क्या। अगर हम रेशियो की बात करें तो यार रेशियो में अंतर कितना आ रहा है, 3 का, यही तो 69 के इक्वल होगा। अगर हम 1 के साथ निकालें तो 3 दूनी 6, 3 का 9, कितना मिला, 23। हम जिस संख्या में चाहें उसमें गुणा करके संख्याओं को पता कर सकते हैं, यानी कि 5 × 23 कर सकते हैं और 8 × 23 करेंगे। तो छोटी कौन सी होगी, यही वाली संख्या तो है, इसका गुणा करिए, 5 × 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 1 11। छोटी संख्या कितनी होगी, 115। और बड़ी अगर पूछी जाती तो 8 × 24, 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, यानी कि आपसे आंसर पूछा गया है वो कौन सी संख्या पूछी गई है, 115, यानी कि
छोटी संख्या पूछी गई और अगर इसके ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 179। 179 देखिएगा, 179 क्वेश्चन भी आपका अनुपात का दिया हुआ है। देखिएगा 179 क्वेश्चन, 179 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए तथा बी की आय 179 की बात करें तो वो भी आपका अनुपात का ही है, यानी कि ए और बी की जो आय है उसका अनुपात दिया हुआ है 3:2 तथा उनके व्यय दिए हुए हैं 5:3 में। यदि उनमें से प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करता हो तो ए की आय होगी। यानी कि आय 3:2 है और व्यय कितना है, व्यय दिया हुआ है 5:3 में, और बचत कितनी है, दोनों की सेम बचत है और वो कितनी है 10,000 रुपए। तो आपसे पूछा गया है कि ए कितने रुपए कमा लेता है, ए की आय पूछी गई है। अब आप देखो कि अगर हम आय में से व्यय को घटा दें तो बचत निकलेगी, और दोनों की बचत सेम है, यानी कि दोनों 10,000 रुपए बचाते हैं, चाहे जो वो जितना कमाए, जितना कमाएगा उतना उसका ज्यादा खर्च है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके इन दोनों को हमें इक्वल करना है, या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं या कुछ इसी प्रकार से। आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। हम 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं ऊपर वाली संख्याओं में। देखिएगा क्योंकि यहां पे हमें डिफरेंस जो है वो इक्वल करना है इस जगह। अब ये इक्वल नहीं है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हो गया आय। ठीक है, और अगर हम व्यय की बात करें तो व्यय अभी भी कितना है, 5:3 है। अगर डिफरेंस देखें तो 1 आ रहा है, डिफरेंस देखें तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ए की आय पूछी गई। अगर यहां पे डिफरेंस अंतर बराबर है, यानी कि आय में से व्यय को घटाएंगे तो 1 मिल रहा है, यानी कि आय में से व्यय को घटाओ 10,000 रुपए होगा, यानी कि 1 बराबर कितना होगा, दोनों में इक्वल है और दोनों का 1 और 1 इक्वल 10,000 रुपए। तो आय किसकी पूछी गई है, ए की आय पूछी गई है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 6 में आप गुणा कर दीजिएगा, ए की आय पता चल जाएगी। 6 गुणे 10,000 बराबर 60,000 रुपए आय है। 50,000 रुपए खर्च करता है, 10,000 बचाता है। बी की आय 4 यानी 40,000 रुपए, 30,000 खर्चा करता है और 10,000 रुपए बचाता है। तो यहां से अगर हम आंसर पे जाएं तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है इसका सी, 60,000 रुपए कमाता है और 50,000 खर्च करता है और 10,000 की बचत करता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और अच्छा क्वेश्चन था। अब अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 सवालों में ये कौन सा नंबर था, 179, यानी कि 177, 178 और 179 3 क्वेश्चन अभी तक लगातार मिल गए हैं कि ये अनुपात से आई हुई क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। देखिएगा 180 नंबर क्वेश्चन, आप समझते रहिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। और अब की बार फाइनली करना है, मैथ में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। आप बहुत मेहनत करिए, जितनी मैथ आप लगाएंगे, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हम लगा लेंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस है, और मैथ में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। मैथ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो टेक्स्ट बुक है उससे सॉल्व करिएगा, पीडीएफ मिलती है उससे सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा। फिर आप एग्जाम में जाके देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे तो वो मैथ के क्वेश्चन होंगे। और मैथ जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आप मैथ के क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके माइंड के बैकअप में पड़े हुए क्वेश्चन भी आपके जाग के आ जाते हैं, अरे भाई हमारा तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हमने देखिएगा इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आपका जो हिंदी है, रीजनिंग है, और जो करंट अफेयर्स यानी कि जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, उससे भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा
तो कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए मैथ बहुत सहायक है। एग्जाम में अगर आप मैथ में ही चूके तो सारे विषय लड़खड़ा जाते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैथ को अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये 100% आपको नंबर दिलाता है। देखिएगा 180 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति ने 8% साधारण ब्याज की दर से समान राशि वाले दो ऋण लिए। राशि कैसी है? मूलधन समान है, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष की समयावधि के लिए यदि अवधियों के अंत में ब्याजों का अंतर 560 रुपए हो तो प्रत्येक ऋण की राशि कितनी है? समझिएगा, उसने मूलधन दोनों स्थितियों में बराबर लिया हुआ है, इधर भी और 2 बार लिया। पहले वाला जो लिया है वो लिया है 2 वर्ष के लिए, दूसरा वाला जो लिया है वो लिया है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और दोनों पे जो दर लगाई गई है वो 8% की दर लगाई गई है। ठीक है, और दोनों के ब्याजों का जो अंतर आया है, ब्याज का जो डिफरेंस है, अंतर है ब्याज का, वो कितना है? 690 रुपए है। ठीक है, कितना 90? 600 नहीं, सॉरी 560 रुपए है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है प्रत्येक ऋण की राशि कितनी है, मूलधन बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और सिंपल इंटरेस्ट में आप सीधा समझ लीजिए एक फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इतना नहीं लिखना है तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 लिख सकते हैं, बस इसको ही आपको समझना है। केवल और केवल ध्यान रखना है कि जो T है वो हमारा हमेशा ईयर्स वर्ष में होना चाहिए। अगर वो वर्ष में नहीं है, दिनों में है या फिर महीनों में है दिया हुआ है, तो उसको हमें चेंज करना है। बाद बाकी पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना, बस समझना है आपको। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपको 100 रुपए दिए जाते हैं, आपसे आप किसी से उधार लेने के लिए 100 रुपए जाते हैं, वो कहता है हम आपसे 5% का ब्याज लेंगे, तो 100 रुपए पे वो 5 रुपए ले रहा है। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 100 रुपए पे 10 रुपए हो जाएगा कि 5 दूनी 10, 5 रुपए पहली साल और 5 रुपए दूसरी साल। 3 साल की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? 3 साल में दर का गुणा कर रहे हैं, 5% की दर है और 3 साल में 5 5 5 15 रुपए हो गए। इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है कि 2 साल में कितने रुपए उसके हो गए ब्याज के रूप में? 18 रुपए। ठीक है, कितने रुपए हो गए? 18। 100 रुपए पे 18 रुपए हो गए। यहां पे भी अगर हम 8% की दर 3 रुपए में 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे बताइए आप? 24 रुपए हो गए। 8 दिया 24। 5 रुपए 100 रुपए पे हमने बताया था कि 5 रुपए पहली साल, तो दूसरी साल 5, तीसरी साल भी 5। अगर दर समान है, रुपए भी समान है, तो यहां पे देखेंगे 2 साल में 8 दूनी 16 रुपए हो जाएगा, सॉरी 16 रुपए हो जाएगा, और 8 दिया 24 रुपए हो जाएगा। ब्याज 2 साल का 3 साल का 100 रुपए पे निकाल लें। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना रुपया उन्होंने समान स्थितियों पे लिया हुआ था, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो मेरे हिसाब से होगा 8 रुपए। लेकिन जो सवाल कह रहा है वो हमसे कह रहा है 560 रुपए। सवाल हमसे कह रहा है कि ब्याजों का अंतर 560 रुपए होगा, कितने पे? जो रुपए उसने लिए। लेकिन हम 100 रुपए मान के चल रहे तो हमें कितने रुपए यहां पे देने पड़ रहे? 8 रुपए। अब देखते हैं 100 रुपए पे, यानी कि 100% देख लेते हैं। 100% अगर आप देखेंगे तो 100% का मतलब है आप इसका गुणा करिए, 8 सत्ते 56, कितना आया? 70, और 70 का 100 में गुणा करा दीजिए तो आप क्या बताएंगे कि उसने 7000 जो रुपए लिए थे वही मूलधन था, और उस पे आप 2 वर्ष का ब्याज लगाएंगे 8% की दर से, तो जो ब्याज आएगा 7000 रुपए पे 8% की दर लगाइएगा 3 वर्ष के लिए, तो जो रुपए आएगा उसका जब अंतर निकालेंगे तो आपको 560 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, यहां पे 100% क्या है? मूलधन है। मूलधन को आप 100 से, जैसे ही जो भी ब्याज आएगा एक रेशियो में आप उसका 100 से गुणा कराएंगे तो आपको मूलधन पता चल जाएगा कि कितना रुपया मूलधन था शुरुआत में जब व्यक्ति ने उधार लिया था किसी व्यक्ति से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 180। और अब इसके एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी कि साधारण ब्याज पूछा जाता है, अनुपात पूछा गया, लाभ हानि पूछी गई है, बट्टा पूछा गया है।
औसत पूछा गया और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा जाता है, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाँ, संभावना हो सकती है कि किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं और किसी चैप्टर को छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक अपने इस आज के मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस लग रहा है कि सभी चैप्टर से कंसीडर किए जा रहे हैं। हाँ, अनुपात को जब पढ़ा है तो उसके 3 क्वेश्चन आपको मिले हुए थे अभी पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। देखिएगा 181 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। 181 दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि, देखिएगा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन एक वर्ष में स्वयं का 676/625 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यानी कि कोई धन है, मान लेते 1 रुपया है, वो कितना हो गया 676/625 हो गया है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में इतने गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ब्याज की दर बतानी है। दर कितनी होगी, कितने % का ब्याज लगाया गया है 1 साल में, रुपए कितने रुपए पे, कि वो 676/25 गुना हो जाता है। अगर हम 676 में 25 का भाग दें, 676 में 25 का भाग दें तो हमें क्या मिल रहा है ये भी तो समझ लें। एक बार जाएगा 625, बचेगा 1, 51। यहां से यानी कि 1 रुपया, माना 1 रुपया जो है वो हमारा एक सही 51/625 रुपए हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, 1 रुपया हमारा इतना हो गया। तो अगर हमारे पास 1 रुपया था और 1 रुपया से बढ़ के वो इतना हो गया तो ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज देखिए, ब्याज तो अगर 1 रुपया को छोड़ दें तो 51/625 ही रुपए तो हमारा ब्याज आ रहा है। 1 वर्ष की बात की गई है और 1 वर्ष के लिए चाहे वो साधारण ब्याज समझ लीजिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब निकालते हैं दर। तो दर कैसे आप निकालेंगे? 51 गुणे 100, 51/625 गुणे 100 और बटे समय कितना ले रहा है? 1। ठीक है, मूलधन भी आपका 1 ही रुपया, तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। यहां से काटिए, 25 चौको 100, 25 पंचे 25 25 625। ठीक है, आप इसका गुणा करिए, 4 5 चौको 20, 204/25, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, दशमलव लगाया 25 एकम 25, लगभग 8.1%। अगर आप जाके ऑप्शन को देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन जो है वो मिल रहा है 8%। आप लगभग में इसका अप्रॉक्स आंसर बता सकते हैं कि कितने % आएगा? 8% आएगा। फिर से समझिएगा, दिया गया सवाल कि 1 वर्ष में 676/625 गुना हो जाता है, दर बतानी है चक्रवृद्धि ब्याज से। माना 1 रुपया था, 1 रुपए से कितने रुपए हो गया, कितना गुना हो गया? तो यहां पे हमने भाग देखा तो हमें 1 से 51/625 मिला, यानी कि 1 रुपया से 51/625 पैसे हमारा ज्यादा हो गया। तो ब्याज हमें 1 रुपया था, 1 रुपया तो यही इतना ही तो ज्यादा हुआ, तो वो ब्याज मिला होगा। दर कैसे निकालते हैं? ब्याज गुणे 100 बटे समय और मूलधन भी हमारा 1 रुपया माना, समय भी 1 है, तो 1 गुणे 1 भी लिख सकते हैं आप यहां। काटिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा 8.1 और अगर ऑप्शन को मैच करेंगे तो वो आपको मिलेगा 8%। ठीक है, ये था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे आपने अभी समझा, लगाया और आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लास्ट में तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।